नमस्कार, अनादि टीवी की विशेष पेशकश मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहली लिस्ट के ऐलान के बाद से कई वर्तमान सांसदों और दावेदारों को नाराजगी हाथ लगी है, जिससे अब उनके बगावती तेवर पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। डैमेज कंट्रोल के सारे प्लान बीजेपी के फिलहाल तो फेल होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब संघ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सबसे ज्यादा खतरा ग्वालियर को बीजेपी को माफ कीजिए ग्वालियर चंबल से है। वो ग्वालियर चंबल जो पहले बागियों के कारण मशहूर था और अब यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के बागी वो पॉलिटिकल पार्टियों की नींद उड़ा रहे हैं। जिस पार्टी की सबसे ज्यादा नींद यहाँ उड़ी हुई है वो है भाजपा। जी हाँ, ग्वालियर चंबल संभाग की चारों सीटों में से बीजेपी अभी तक सिर्फ 2 सीट मुरैना और भिंड पर ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकी है। इस दौरान पार्टी ने 2 सांसदों के टिकट भी काटे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया गया है। पिछली बार वो ग्वालियर से चुनाव जीते थे। यहाँ से मुरैना से वर्तमान सांसद अनूप मिश्रा का टिकट काट दिया गया है। फिलहाल वो ग्वालियर से टिकट मिलने की उम्मीद में है, लेकिन उसमें लगता नहीं कि उनको सफलता हाथ मिले। यही कारण है कि वो नाराज चल रहे हैं। भिंड के सांसद भागीरथ प्रसाद का टिकट काटकर उनकी जगह संध्या राय को मैदान में उतारा गया है, जिससे भागीरथ प्रसाद तो नाराज चल ही रहे हैं। इसके साथ ही 5 बार के सांसद और मुरैना से महापौर अशोक अरोल भी भिंड से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से खासे नाराज हैं। उनका कांग्रेस में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली में अरगल की सिंधिया के साथ हुई मुलाकात ने इस कयासों को और हवा दे दी है। मालवा क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी के लिए सबब बना हुआ है। इंदौर खास तौर से, जहां सुमित्रा महाजन जो लोकसभा स्पीकर है उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं है और 75 फार के फार्मूले में माना जा रहा है कि उनको शायद ही टिकट मिले। इसी तरह मंदसौर में सुधीर गुप्ता का खुलकर विरोध है, तो इसी स्थिति से उज्जैन में अनिल फिरोजिया 2-4 होते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए अभी फिलहाल परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हम देखिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। टिकट वितरण की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो स्वाभाविक रूप से एक सीट पर एक से अधिक दावेदार टिकट मांगते हैं और हर टिकट मांगने वाला व्यक्ति, हर प्रत्याशी बनने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को सर्वथा योग्य पाता है। लेकिन टिकट के मापदंड, क्षेत्र का समीकरण, हर सीट का समीकरण अपने आप में अलग होता है। जो चुनाव समिति होती है वो प्रदेश से जब नाम भेजती है और जब फाइनल करती है केंद्रीय संसदीय बोर्ड, तो वो उन सभी समीकरणों को, सभी मापदंडों को ध्यान में रखकर किसी एक का टिकट फाइनल करते हैं। चाहे वो चंबल हो, चाहे मालवा हो, चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी क्षेत्र हो, टिकटों के बंटवारा जो अभी तक हुआ है उसमें अच्छा खासा विरोध देखने को मिल रहा है। कुल मिला के बीजेपी में आपसी फूट सतह पे आ गई है और इसका नुकसान पार्टी को। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी। सर, आपका स्वागत है। ग्वालियर चंबल पहले बागियों के लिए मशहूर रहा है। एक दौर ऐसा भी आया कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि या तो मध्य प्रदेश में डकैत रहेंगे या तो मैं रहूंगा। वो तो चले गए, कई जगह डकैत भी बचे हुए हैं। लेकिन अब जो नए बागी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों से संबंध है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से, वो लगातार पॉलिटिकल पार्टियों की हवा खराब करने में लगे हैं, खासतौर से बीजेपी की। क्योंकि जो बड़ा सदमा लगा था बीजेपी को वो पिछले विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल और निमाड़ में लगा था। वही ग्वालियर चंबल अब फिर से असंतोष के मुहाने पर खड़ा है। 2-2, 3-3 बड़े नेता बगावत कर रहे हैं। तो इससे बीजेपी की संभावना कितनी धुंधली हो सकती है? बीजेपी की संभावनाएं बहुत धुंधली हो सकती है। 29 में से बीजेपी 17-18 तक पहुंच सकती है नीचे उतरकर। जो 17-18 सीटें तक बीजेपी की आ सकती हैं। लेकिन जो चंबल का आप बात कर रहे हैं उसमें भिंड खास तौर पर अशोक अरगल और भागीरथ प्रसाद की बात करें तो भागीरथ प्रसाद तो कांग्रेस से ही आए थे और कांग्रेस में ही जाना है। ठीक यही स्थिति अब अशोक अरगल की बनती जा रही है। तो जो चंबल और भिंड इलाका कभी डकैत बागियों के लिए था, अब वो पॉलिटिकल बागियों के नाम से जाना जा रहा है। अनूप मिश्रा की टिकट काटकर मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर को देना, यह भी कोई बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं है। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर खुद चाहते थे ग्वालियर से चुनाव लड़ें, लेकिन उनको मुरैना शिफ्ट कर दिया गया। अनूप मिश्रा की टिकट क्यों काटी गई इस पर किसी का कोई वो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना संतुलन जो है कुछ गड़बड़ा रही है
उसके संतुलन गड़बड़ाने से ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों की बात करती है वो 19 पर रह जाएगी। एक चीज और सर कि जो हम देखते हैं, जैसे भोपाल की अगर बात करें कि 3.5 लाख से जो जीता वो कैंडिडेट है आलोक संजर, आप कहते हैं उसका टिकट काट देना चाहिए। कई सारे और जो सिटिंग सांसद है उनके टिकट काट दिए गए। नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका जिम्मा ये था कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को जीत हासिल कराना, ग्वालियर चंबल में हार गए। जब ग्वालियर में उनकी सीट की हालत खराब हुई तो 2009 में वो मुरैना से लड़े थे, अब फिर 2019 में फिर मुरैना कूच कर गए। यानी जो बड़े नेता वो अपनी पसंद की सीटें चुन रहे हैं और जो छोटे नेता हैं उनका किसी भी कारणों से टिकट काट दिया जा रहा है। देखिए, सेफ सीट पर लड़ने के लिए बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से बदनाम रहे हैं, चाहे वो पटवाजी रहे हो या कोई, वो हमेशा सेफर सीट ढूंढते हैं। लेकिन इस बार जो भोपाल की सेफर सीट जिस पर कि आलोक संजर ने 3 वोटों से जीता था, वो विधानसभा चुनाव में जाकर 63,000 वोटों पर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट आ गया है कि भोपाल सीट निकल पाएंगे कि नहीं। अब दिग्विजय सिंह जब सामने हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उसी हाइट का व्यक्ति ढूंढना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2-3 बार शिवराज सिंह का नाम चला, पर पता नहीं शिवराज सिंह भोपाल से लड़ने में कुछ अनिच्छा सी जता रहे हैं और वे अपनी पत्नी का नाम विदिशा सीट से बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई ऐसा कद्दावर व्यक्ति भोपाल में अभी नहीं दिख रहा जो दिग्विजय सिंह को चुनौती दे सके। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से और दिग्विजय सिंह के जो संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं वो इस प्रकार के रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को वॉक ओवर मिलता रहा है। इस बार भी वॉक ओवर मिल जाएगा ऐसा मुझे लगता है। जी सर, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ ग्वालियर चंबल के वरिष्ठ पत्रकार लाजपत अग्रवाल फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी लाजपत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार लाजपत जी, जो स्थितियां बन रही हैं कि एक खबर यह है कि हो सकता है कि प्रियदर्शनी राजे ग्वालियर से लड़े, गुना से संभावना ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्यादा ही है क्योंकि वो लगातार बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। हालांकि उनको प्रभार यूपी का दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक बार गए और पूरे मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल वो अपने संसदीय क्षेत्र में डेरा डाले हैं। मुरैना में रामनिवास रावत की चर्चा है। भिंड से कौन चेहरा हो सकता है? क्या अशोक अर्गल चेहरा हो सकता है या क्या वो टक्कर दे सकता है? क्योंकि आप बड़ी नजदीक से वहाँ की राजनीति समझते हैं और जिस प्रकार की बगावत बीजेपी में हो रही है उसमें बीजेपी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? ये अभी बगावत हुई नहीं है और अगर नहीं, लेकिन जिस प्रकार की मुलाकात अशोक अर्गल की ज्योतिरादित्य सिंधिया से जी अशोक अर्गल जी से मेरी बात हुई है सीधे। जी, अशोक अर्गल ये कह रहे हैं 24 घंटे का और इंतजार करो। अब ये इंतजार कांग्रेस में जाने का है या संध्या राय का जिन्हें भिंड से टिकट मिला है उनके टिकट काटने का है, वो इंतजार कर रहे हैं। तो 24 घंटे का इंतजार हम भी देख रहे हैं वो करना क्या चाहते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि पार्टी उनको टिकट दे देती है अगर, तो क्या गारंटी है कि संध्या राय का टिकट कटने का संध्या राय बगावत नहीं करेगी? संध्या राय में बगावत करने के लिए कुछ है नहीं, वो बगावत करेगी तो मुरैना तक, दिल्ली तक सीमित है। अच्छा। और अशोक अर्गल के पिताजी छविराम अर्गल, इन दोनों को मिलाकर ये 9 बार भिंड और मुरैना के सांसद हैं। बिल्कुल, पिता पुत्र की जोड़ी। 5 बार से अशोक अर्गल सांसद हैं। इस बार वो मुरैना से महापौर भी हैं। पिछले 6 महीने से भिंड जिले भर में अशोक अर्गल का नाम चर्चा में था कि अशोक अर्गल को भाजपा टिकट देगी, लेकिन अब उनको टिकट नहीं मिला है तो वो मायूस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये भी अपन कह सकते हैं। लेकिन एक ही परिवार में पिता पुत्र 9 बार सांसद, इसके बाद बेटा महापौर भी, फिर भी बेटे को सांसद क्यों बनाया जाए? क्योंकि पार्टी ने कई सारे नेताओं का टिकट काट दिया है। और मुरैना में क्या स्थिति रहने वाली बीजेपी की? क्योंकि वहां भी अभी उम्मीदवारों की जो बात चले तो जो पिछले दिनों में अगर वही तोमर की स्थिति कितनी कठिन रहने वाली है। अगर अशोक अर्गल को फ्री छोड़ दिया गया जी तो भाजपा को वो नुकसान करेंगे मुरैना में भी। लेकिन पिछले दिनों तो खबर यही आई थी कि जब उन्होंने दावा किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने कि हमने मना लिया है अशोक अर्गल को, तो इस बात में कितना दम है? नहीं तो मना लिया है। तो जौरा में अभी बीजेपी का एक कार्यक्रम हुआ विजय संकल्प यात्रा का जी, उसमें और सब नेता थे लेकिन रुस्तम सिंह नहीं थे, अशोक अर्गल नहीं थे। यानी रुस्तम सिंह भी हम मान के चले नाराज चल रहे हैं।
नाराज, हाँ ठीक है, वो लोग पूछेंगे, वो कह देंगे हम इस काम में व्यस्त थे, इसके कारण से नहीं आ पाए। अशोक करगल तो ग्वालियर में थे उस दिन, लेकिन वो मुरैना नहीं गए। और ग्वालियर की क्या स्थिति बनती दिख रहे हैं आप कि अगर महल का प्रत्याशी नहीं तो फिर बीजेपी या कांग्रेस से? सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी धर्मपत्नी दोनों को कांग्रेस टिकट देगी जी। जहां तक जो खबरें आ रही हैं कि विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अजय सिंह जी, ये अरुण यादव इस बात का दबाव बना रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इंदौर से चुनाव लड़वा दिया जाए जी। इंदौर निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए काफी टफ सीट है, लेकिन ग्वालियर को कठिन सीट बिल्कुल नहीं कह सकते। नहीं, अगर सिंधिया परिवार नहीं है तो इसका मतलब तो कठिन सीट है, क्योंकि हमने जब भी देखा है कि सिंधिया परिवार का अगर सदस्य ग्वालियर से नहीं है तो सीट बीजेपी के लिए आसान हो जाती है। पिछला चुनाव भी हमने देखा, 3 बार से अशोक सिंह हारे हैं। आप उस चुनाव का भी जरा गौर करिए, जब राम सेवक बाबूजी ने और जयभान सिंह पवैया को हरा दिया था, कांग्रेस जीत गई थी जी, तो वो सिंधिया परिवार के बिना जीत गई थी। तो यानी कुल मिला के माना जाए कि केवल सिंधिया परिवार पर आश्रित नहीं है ग्वालियर में कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस आश्रित तो सिंधिया पर है, ये बात सही है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात भी नहीं है। सिंधिया पर आश्रित गुना शिवपुरी में भी है, सिंधिया पे आश्रित ग्वालियर में भी है, और सिंधिया का आश्रय मुरैना में भी बढ़ रहा है। रामनिवास गुर्जर का नाम सिंधिया जी पहले ही कह चुके हैं कि उनको लड़ाना है। लेकिन अब जब अनूप मिश्रा की बात आना शुरू हुई है तो जरूर हमें देखना पड़ेगा। कल वो अनूप मिश्रा जी को लेकर सिंधिया जी दिल्ली गए हैं, बिल्कुल। अब वो आज क्या होगा, क्योंकि आज 28 तारीख है, जैसे आपको मालूम होगा शत्रुघ्न सिन्हा भी शायद आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए हो सकता है कि 28 तारीख यानी आज की तारीख भाजपा के लिए थोड़ी कठिन तारीख हो सकती है। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल भाजपा के लिए कठिन तारीख हो सकती है, चाहे वो बिहार की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजपत जी। जी धन्यवाद। सर दुबे जी, आपने भी सुना, और जो स्थितियां बन रही हैं कि अगर सिंधिया को शिफ्ट किया जाता है, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि इंदौर, ऐसी स्थिति में ग्वालियर गुना में कांग्रेस की स्थिति क्या हो सकती है? ऐसी स्थिति में सिर्फ ग्वालियर से प्रियदर्शनी राजे या महल का कोई उम्मीदवार कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा तो वो निश्चित रूप से जीतेगा। अदरवाइज अगर सिंधिया इंदौर शिफ्ट होते हैं तो ग्वालियर रीजन में ग्वालियर और गुना यहाँ से बीजेपी सीट निकाल लेगी। एक चीज हो रहा है सर कि इंदौर की जो बात आ रही है कि लगातार सुमित्रा महाजन चुनाव जीतती रही हैं, पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं, हालांकि पहली लिस्ट में तो नकुल नाथ का नाम भी नहीं था और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी नहीं है। अगर सुमित्रा महाजन नहीं तो कौन? और ये नेता, क्षेत्रीय नेता इतने बड़े हो गए कि एक एक सीट जिताते हैं। ये विधानसभा चुनाव में जो हार हुई, इनमें से किसी ने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं ली, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो राकेश सिंह हो, चाहे सुमित्रा महाजन हो। लेकिन लोकसभा में सेफ सीट चाहते हैं और खुद ही के लिए सीट चाहते हैं। तो ये जो संगठन की जो स्थिति बीजेपी की, जो कार्डर बेस्ड पार्टी, आपको नहीं लगा कि लीडर बेस्ड पार्टी होती जा रही है और नीचे संगठन खत्म होता जा रहा है? बीजेपी लीडरलेस पार्टी होती जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। संघ से जो संगठन मंत्री के नाम का एक अंकुश रहता था, वो अंकुश भी ढीला होता जा रहा है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में जहाँ तक बात इंदौर की बात है, नो डाउट सुमित्रा महाजन की एक अथॉरिटी इंदौर के अंदर है, एक साइजेबल वोट उनके साथ है, लेकिन उस वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसी अन्य उम्मीदवार के रूप में भुनाने की स्थिति में सिर्फ वहाँ एक व्यक्ति है, वो है कैलाश विजयवर्गीय। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति वहाँ पर चुनाव में टक्कर नहीं दे सकता। अब लड़ने को तो वो जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कि मैं लड़ लूंगा, तो शंकर लालवानी भी बीजेपी से दावा ठोक रहा है। तो बहुत से दावे किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब की स्थिति जो है बहुत ज्यादा होने पर विधायक तक का चुनाव लड़े तो ठीक है। लोकसभा बहुत बड़ी होती है और खासतौर पे इंदौर, भोपाल जैसे लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं, वो प्रतिष्ठा के चुनाव क्षेत्र हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए। यहाँ पर मजाक नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो भी चुना जाए वो अच्छा सांसद होना चाहिए। अच्छा सांसद होना। सर मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, ग्वालियर चंबल में जो पिछली हार हुई विधानसभा की, उसके बाद आपको सत्ता गंवानी पड़ी, माना जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आप सीट हारे।
लोकसभा में वही स्थितियां बनती दिखाई दे रही, चाहे अशोक अरगल हो चाहे अनूप मिश्रा हो, तो बीजेपी इनसे निपटेगी कैसे? और क्या ग्वालियर चंबल में क्या आपको नहीं लगता इससे नुकसान बड़ा हो सकता है, खासतौर से पूरे ग्वालियर चंबल की 4-5 सीटों पर? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटें, यानी मैं गुना शिवपुरी को भी शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी उसी का भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार वह सीट आसान होती जा रही है और बचा आसान करने का काम कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण भी करने वाले हैं। इसलिए 4 सीटें हम अनुकूलता के साथ जीतेंगे। विधानसभा में हमारी जो हार उस क्षेत्र में हुई है उसके अपने स्थानीय कारण हैं और उसके चलते हम हारे हैं, इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। नेतृत्व लेकिन सर अशोक अरगल और अनूप मिश्रा, ठीक है ना, तो होता है चुनाव के पहले भावावेश में कई बार कोई बयान आ जाता है, कोई प्रतिक्रिया आ जाती है, लेकिन वो सब ठीक कर लेंगे। इनसे निपटना नहीं है, ये तो हमारे अपने हैं और इनसे संवाद करने के माध्यम से लगातार जो हमारे साथ में रहे हैं उनके साथ में निपटा नहीं जाता है। लेकिन सर अगर अपने निपटाने पर आ जाए तो नुकसान तो होता ही है। हमने देखा कि आप जो कई सारी 10 सीटें ऐसी हैं जो 1500 के अंतर में हारे हैं, जिससे आपकी सरकार चली गई। आप इंतजार कीजिए, मुझे लगता है कि समय ही सब बातों का, आपका सवालों का समाधान कर देगा। लेकिन सर कई सारी जैसे ज्ञान सिंह की बात करें, वो कहते हैं टिकट बेच दिया है। लक्ष्मीनारायण यादव की बात करें, वो ये कहते हैं कि इस यादव समाज के आदमी को वोट देना चाहिए। तो इस प्रकार की जो निरंकुशता बढ़ती जा रही है, रंकुशता, उस पर कैसे काबू पाएंगे जी? जिस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं, चाहे आपके जो देखिए, कई बार मैंने कहा कि भावावेश में कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया आ जाती है, पार्टी का नेतृत्व या पार्टी के नेतृत्व द्वारा निर्धारित किए गए पदाधिकारी जब इनसे संवाद करते हैं तो समाधान निकल आता है। आपने देखा होगा कि कई बार कई मसलों पर इस प्रकार की बातें सामने आई हैं और समाधान की तरफ गई हैं। एक सीमा तक पार्टी का नेतृत्व अपने कार्यकर्ता के साथ में, अपने नेता के साथ में संवाद के माध्यम से समाधान के प्रयास करता है, लेकिन जब वो श्रेणी अनुशासनहीनता की बन जाती है तो कार्रवाई भी करता है। वो भी आपने देखी है। और भारतीय जनता पार्टी के अतीत से आप नावाकिफ नहीं है, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता के मामले में कहीं कोई समझौता नहीं करती। लेकिन सर विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा इतने सारे बागी थे, कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी छोड़ के चले गए, चाहे वो सरताज सिंह चुनाव के पहले गए हों या फिर रामकृष्ण कुशवाहा बाद में गए हों। देखिए, आपने सबका हस्त्र जो हुआ है वो भी आपने देख लिया है, जो कार्रवाई। लेकिन सर आपकी सरकार तो ले डूबे, वो चाहे धीरज पटेरिया हो, चाहे समीक्षा गुप्ता हो, चाहे रामकृष्ण कुशवाहा हो सकता है कई मसलों में आप कई सीटों के बारे में ये आकलन कर सकते होंगे, लेकिन अनुशासन से समझौता करने का कोई कारण नहीं। चलिए, अनुशासन से समझौता करने का कोई कारण नहीं है और हो सकता है भविष्य में ऐसा हम देखें। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। सर आपने देखा कि दुबे जी की बीजेपी जिस संगठन की आप बात कर रहे थे कि पहले संगठन मंत्रियों का एक प्रेशर होता था, उनकी एक धाक होती थी, प्रदेश अध्यक्ष की एक धाक होती थी। अब ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता का फोन ज्ञान सिंह जैसे पूर्व सांसद नहीं उठाते हैं, जबकि ये वही ज्ञान सिंह है जिनको पार्टी जब उपचुनाव लड़ाती है तो वो 6 महीने तक मंत्री भी बने रहते हैं, सांसद भी बने रहते हैं, बेटा विधायक बन जाता है। और जब उनका टिकट काटा जाता है तो वो ये कहते हैं पार्टी दीनदयाल की पार्टी नहीं रही है, या वो कहते हैं पैसे वालों को टिकट बेच दिए गए हैं। ग्वालियर चंबल की बात करें कि 4-4, 5-5 बार सांसद रहने के बाद भी मोह नहीं छूटता। वो ये नहीं कहते किसी नए कार्यकर्ता को दो, वो कहते हमको तो इन तो बगावत करेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति बीजेपी में बढ़ रही है, ये बीजेपी को किस दिशा में ले जाएगी? देखिए, ये प्रवृत्ति तो बीजेपी में पिछले 10 साल से शुरू हुई है जी। इसके पहले बीजेपी बहुत ही कैडरलेस पार्टी थी। जो मध्य प्रदेश में 15 साल सरकार रही, उसके अंतिम 5 साल में ये स्थिति बनी। सत्ता का दोष हम इसे कह सकते हैं, मतलब हाँ, सत्ता का दोष। और उसमें जो बात सामने आई है वो बात वही आई है, और हमेशा कार्यकर्ता ही कहता है गैरों पे करम, अपनों पे सितम। तो ये जो जुल्म हो रहा है उनके साथ, उसी का परिणाम है ये कि अनूप मिश्रा, उन्हीं का परिणाम है धीरज पटेरिया, उसी का परिणाम सरताज सिंह, उसी का कभी तोला कभी माशा होते बाबूलाल गौर जी। ये सब उसी के परिणाम है। तो संगठन में कसावट की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कसावट की स्थिति खराब बनी तो वही स्थिति बन जाएगी कि संसद में सरकार बनाने का ख्वाब देखने वाली पार्टी प्रतिपक्ष में दिखाई देगी।
लेकिन सर जो स्थिति है, जैसे समय ज्यादा नहीं है, अब समय ज्यादा नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व को लेतलाली छोड़ना चाहिए और जल्दी से जल्दी टिकट डिसाइड करना चाहिए और इन सारे जो बगावत कर रहे हैं, जो बागी हैं, उन सबको बैठ के समझाना चाहिए। लेकिन हमने देखा सर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने 10 के 10 टिकट बदल दिए। उसमें रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटा अभिषेक सिंह है, रमेश बैस जैसे 7 बार के सांसद है। लेकिन मध्य प्रदेश में कई सारे चेहरे ऐसे थे जिनके बारे में संघ परिवार का भी फीडबैक था, चाहे वो सुधीर गुप्ता हो, चाहे वो राव उदय प्रताप सिंह हो, या और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके बारे में, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट दे दिया। तो क्या इसका, और जो 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 दोहरे स्टैंडर्ड हैं, राजस्थान की हम बात करें 16 टिकट घोषित हुए, 14 पुराने चेहरे, मध्य प्रदेश में 5 चेहरों काटे गए हैं, हो सकता है अभी जो बचे हुए 14 टिकटें हैं उसमें से कुछ चेहरे कट जाएं, छत्तीसगढ़ में पूरे घर के बदल दिए। तो क्या ये प्रणाली हो सकती, तीनों राज्यों में अगर अपनाती बीजेपी, तो बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकती थी? देखिए, वैसे भी एक बड़े संगठन के लिए, जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, उसके लिए कोई यूनिफॉर्म रूल तो बनाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। हर संस्था की, हर संभाग की, हर प्रदेश की और हर जिले की एक अलग किस्म की डायनेमिक्स होती है पॉलिटिक्स में। और ये जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो किस गलत दिशा में चल रही है, ये सबको दिख रहा है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है उस डायनेमिक्स को बदलें। उस डायनेमिक्स को बदलने की जो ताकत रखता है भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर पर जो कि कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती है, वो संघ रखता है। और संघ के अधिकारी भी जो हैं इस समय मौन से हैं, वो शायद नीचे कुछ जमावट में लगे हैं, ऊपर का खेल जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति कर रही है। तो इसमें गुड़ गोबर तो होना ही है, गुड़ गोबर होना ही है, बिल्कुल। चलिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, आपका भी, रजनीश अग्रवाल जी आपका भी, और लाजपत अग्रवाल आप जा भी। तो निश्चित रूप से कि संघ की जमावट नीचे हो रही है, ऊपर गुड़ गोबर होता नजर आ रहा है, जैसा कि दुबे जी ने कहा। और जो बाकी चीजें हम देख रहे हैं कि चंबल, जो बागियों के लिए मशहूर चंबल, फिर एक बार बागियों के कारण चर्चा में, और इस बार केवल बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के जब टिकट होंगे तब देखा जाएगा कि कांग्रेस की दिक्कतें कितनी बढ़ती है। मालवा हो, निवाड़ हो, या आदिवासी अंचल हो, या महाकौशल हो, बीजेपी सब दूर जूझ रही है। अब वो जूझने के बाद इस झंझावत से कैसे निकलती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मिड डे मुद्दा में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।